मिल के बाहर एक महंगी सी कार आकर रुकी। कार में से एक 25 साल का नौजवान बाहर निकला। उसके हाथ में एक महंगी सी घड़ी पहन रखी थी। दिखने में किसी बड़ी फैमिली से लग रहा था। वो विवान था, इस मिल का मालिक था। वो आर्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक था। उसकी बेंगलुरु में बहुत सारी मिलें थी। वो आज ही दिल्ली से बेंगलुरु आया था, इसलिए वो अपनी सारी मिलों का जायजा लेने के लिए आया था। विवान ने अपनी मिल का काम देखा और जब वो जा रहा था तभी उसकी नजर वहां काम कर रहे रवि पर पड़ी। विवान ने उसको देखते ही पहचान लिया था। वो बड़ी तेजी से रवि की ओर बढ़ा। उसने उसको घूर कर देखा और कहा, क्यों रे भिखारी, तू यहां भी आ गया? ड्राइवर के अलावा भी ये साइड बिजनेस शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं श्रेया को बोलकर तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा। तू कब तक ऐसे हर बार भिखारी की तरह घूमता रहेगा? चल जा और आराम कर, नहीं तो कहीं मर जाएगा। तेरी मौत का इल्जाम हमारे सिर आ जाएगा। ये बोलकर विवान जोर जोर से हंसने लगा। उसने रवि को धमकी देते हुए कहा, अगर तू आज के बाद मेरी मिल्स के आसपास भी दिखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये बोलकर विवान ने रवि के मुंह पर 500 का नोट फेंक दिया। रवि को इस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसकी मजबूरी थी। उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसने 500 का नोट लिया और वहां से चला गया। उसने सोचा कि अगर उसके पापा आवादा नहीं होता तो मेन विवान को नंगा करके मारता। मिल के अंदर विवान ने सुपरवाइजर की ओर गुस्से से देखा और बोला, तुम ऐसे लोगों को काम पर क्यों रखते हो? सुपरवाइजर ने कांपते हुई आवाज में कहा, मालिक, मैंने तो इसको एक मजदूर समझा था। मुझे नहीं पता था कि आप इसको जानते हो। विवान ने गुस्से से सुपरवाइजर की ओर देखा और वहां से चला गया। इधर जब रवि मिल से बाहर निकला तो वो सड़क के किनारे चलते हुए किसी सोचा में खोया हुआ था। वो सोचा रहा था कि कैसे उसके पापा को दिए हुए एक वादे के कारण उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी। रवि के मां तभी चल बसी थी जब रवि बहुत ही छोटा था। फिर उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उसकी सौतेली मां उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। रवि के पापा वासुदेव अग्निहोत्री एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। वो एशिया के ही नहीं वरन दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में आते थे। उनके परिवार का पूरी दुनिया में हर फील्ड में बिजनेस था, लेकिन उनका मैन बिजनेस शिपिंग का था। पूरी दुनिया के शिपिंग बिजनेस में रवि के परिवार का 80% हिस्सा था, यानी वो पूरे शिपिंग बिजनेस पर राज करते थे। वासुदेव की दूसरी पत्नी अनामिका का भी एक बेटा था। वो मात्र 12 साल का था। उसकी मां चाहती थी कि अग्निहोत्री अंपायर का मालिक उसका बेटा ही बने, लेकिन वासुदेव ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो अपने दोनों बेटा को एक समान अवसर देना चाहते थे। इसलिए वासुदेव ने उसे एक वादा लिया कि जब तक उनका दूसरा बेटा 18 साल जा न हो तब तक रवि को इस परिवार का वारिस नहीं माना जाएगा। रवि अपने पापा की बहुत इज्जत करता था। उसने अपने पापा से वादा किया कि जब तक उसका भाई 18 साल का नहीं होगा तब तक वो इस परिवार का वारिस नहीं होगा। अपने पापा के वादे के अनुसार रवि ने अपने आप को अग्निहोत्री परिवार से अलग कर लिया। उसके पापा ये नहीं चाहते थे कि रवि घर छोड़कर जाए, लेकिन रवि ने वादा किया कि वो अगर परिवार का वारिस नहीं है तो उसका कोई हक नहीं है कि वो परिवार के संपत्ति का इस्तेमाल करे। उसके पापा के वादे के अनुसार उसके भाई के एज 18 साल होने में सिर्फ 6 दिन का वक्त बाकी था, फिर वो अपने अग्निहोत्री परिवार ने जा सकता था। रवि ये सोचते सोचते कब सड़क के बीचों बीच आ गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसने गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनी तो वापस अपनी सोच से बाहर आया। अरे, तुझे मेरी गाड़ी के आगे आकर ही मरना था क्या? एक गाड़ी वाले ने रवि को चिल्लाते हुए कहा। रवि ने सबसे माफी मांगी और वहां से चला गया। रवि जब अग्निहोत्री परिवार से अलग हुआ तो उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। वो वहीं पर हॉस्टल में रहता था। अगली सुबह रवि तैयार होकर श्रेया के घर गया। वहां पर वो श्रेया का ड्राइवर के जॉब भी करता था। श्रेया जयपुर के राजघराने से ताल्लुक रखती थी। वो रवि के कॉलेज में ही पढ़ती थी। रवि और श्रेया दोनों हमेशा एक साथ ही कॉलेज जाते थे। श्रेया कॉलेज में सबके दिलों की धड़कन थी। कॉलेज के सभी लड़के उस पर फिदा थे। रवि के श्रेया के ड्राइवर होने से उनको बहुत जलन होती थी, इसीलिए सभी बच्चे रवि से नफरत भी करते थे। रवि और श्रेया के कॉलेज में आने के बाद श्रेया अपनी क्लास में चली गई। फिर रवि अपनी गाड़ी पार्क में लगाने के लिए चला गया।
तभी आर्यन और कुछ और लड़के जो श्रेया को पसंद करते थे रवि के पास आए और बोले, क्यों रे भिखारी, तेरी क्या ही तो किस्मत है, जिस श्रेया देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाती हैं उसे तू रोज देखता है। तभी आर्यन आगे आया और रवि को सावधान करते हुए बोला, क्यों रे भिखारी, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? अगर तूने अगले 2 दिन में श्रेया के ड्राइवर की नौकरी नहीं छोड़ी तो तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। ये बोलते हुए सभी लड़के हंसने लगे। रवि ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं और जाने लगा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। जब रवि वहां से जा रहा था तभी उसको पीछे से आवाज आई, रवि रुक, मैं भी आ रहा हूं। रवि ने बिना पीछे देखे पहचान लिया था कि वो निखिल था, कॉलेज में उसका सबसे अच्छा दोस्त। रवि और निखिल में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। निखिल कॉलेज के बाकी लड़कों के जैसा नहीं था। वो रवि के साथ बाकी लड़कों के जैसा ट्रीट नहीं करता था। रवि और निखिल दोनों एक ही रूम में रहते थे। रवि पीछे मुड़ा और निखिल को गुड मॉर्निंग बोला। फिर दोनों ही क्लास में चले गए। दोनों क्लास में जाकर सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गए। रवि को क्लास में कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए सभी लड़के और लड़कियां रवि के क्लास में आने से उसे बुली करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे रवि कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे इन सब तानों के आदत से हो गई थी, इसलिए उसने उन सब पर ध्यान नहीं दिया। क्लास में तभी प्रोफेसर आनंद आए। प्रोफेसर को देखकर अभी लड़के और लड़कियों चुप हो गई। प्रोफेसर आनंद ने सबको शांत करते हुए कहा, बच्चों, हमारे कॉलेज के नए सेशन शुरू हो चुके हैं, इसलिए कॉलेज प्रशासन ने यह तय किया है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हम एक फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। ये सुनकर पूरी क्लास खुशी के मारे चिल्लाने लगी, पर उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। प्रोफेसर ने आगे कहा, क्योंकि कॉलेज प्रशासन के पास फंड्स के कमी के कारण ये पार्टी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करनी होगी और फंड भी उनको ही देना होगा। ये बात सुनकर क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि ये पार्टी उनको ऑर्गेनाइज करनी थी। सबको अब टेंशन होने लगी। सबके दिमाग में यही था कि पार्टी के लिए बहुत पैसे लगेंगे। इतने पैसे अगर पूरी क्लास चंदा करके भी करे तो भी नहीं होगा। सबको इतनी चिंता में देख प्रोफेसर ने कहा, आप इतनी चिंता मत करो, क्योंकि आप कॉलेज पार्टी के लिए स्पॉन्सर को ला सकते हैं। प्रोफेसर की इस बात के बाद सबने राहत की सांस ली। इसके बाद प्रोफेसर सबको गुड लक बोलकर वहां से चले गए। प्रोफेसर के जाने के बाद सभी के सब ने यह प्रॉब्लम थी कि स्पॉन्सर कहां मिलेगा। तभी क्लास की प्रेसिडेंट साक्षी आगे आई और कहा, हमारे पास अगले 48 घंटे हैं। इन 48 घंटों में हमें कैसे भी करके स्पॉन्सर ढूंढना होगा, इसलिए हमें अलग अलग ग्रुप्स में मिलकर स्पॉन्सर ढूंढना होगा। हमें 4-4 लोगों का ग्रुप बनाना होगा। सभी को साक्षी की यह बात सही लगी। सभी ने 4-4 के ग्रुप्स में टीम बना ली, लेकिन रवि को कोई भी अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था। रवि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका दोस्त निखिल हमेशा उसके साथ है। रवि और निखिल दोनों ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया। क्लास के सभी स्टूडेंट को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं, लेकिन रवि और निखिल को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। सबको यह लग रहा था कि ये दोनों भिखारी कभी भी स्पॉन्सर नहीं ला पाएंगे। एक बात, सभी में अपने अपने स्तर पर काम शुरू किया। रवि और निखिल ने भी स्पॉन्सर को ढूंढना शुरू किया। अगले दिन क्लास में जब सभी स्टूडेंट आए तो पता चला कि किसको कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिला। 48 घंटों में से 24 घंटे बीत चुके थे, पर अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिला था। सभी के टेंशन का माहौल बन गया था। क्लास प्रेसिडेंट साक्षी ने सबको कहा, अगर हम 24 घंटों में स्पॉन्सर नहीं मिला तो पूरे कॉलेज के सामने हमारी बेइज्जती ही जाएगी। सबको इतना टेंशन में देखकर रवि भी की कुछ सोचने लगा। रवि ने अभी तक स्पॉन्सर को ढूंढने में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। रवि ने सोचा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके क्लास की बेइज्जती हो जाएगी। रवि ये नहीं चाहता था कि क्लास के पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जती हो। फिर रवि अपनी सीट से उठा और साक्षी के पास जाकर बोल, तुम चिंता मत करो, अगले 10 घंटों में मैं स्पॉन्सर आऊंगा। रवि की ये बात सुनकर एक बार को सभी हैरान हो गए, पर अगले ही पल सभी जोर जोर से हंसने लगे। सभी को रवि की इस बात पर हंसी आ रही थी, लेकिन रवि ने बिना कुछ रिएक्ट किए साक्षी से कहा, अगले 10 घंटे में स्पॉन्सर तुम्हारे सामने होगा। रवि ने अपनी बातें बहुत से कॉन्फिडेंस से कही। रवि का कॉन्फिडेंस देखकर साक्षी को लगे शायद अब स्पॉन्सर मिल जाए।
रवि को साक्षी के साथ बात करता देख आकाश को गुस्सा आ गया। वो साक्षी से प्यार करता था। उसे लगा रवि साक्षी को इंप्रेस करने के लिए यह सब कर रहा है। उसने सोचा रवि को साक्षी के नजरों में झुकाना होगा, नहीं तो शायद साक्षी रवि के बात मान ले। इसलिए आकाश अपनी सीट से खड़ा हुआ और रवि के सामने जाकर बोला, क्यों रे फटीचर, हम तुम पर विश्वास ही नहीं कर सकते। तेरे जैसे भिखारी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए तू हमें यह बात कैसे बोल सकता है कि तू अगले 10 घंटे में स्पॉन्सर ले आएगा। आकाश की यह बात सुनकर रवि का खून खौल उठा। रवि ने आकाश की तरफ अपनी उंगली उठाते हुए कहा, अगर मैंने अगले 10 घंटे में स्पॉन्सर ला दिया तो तुम क्या करोगे? रवि की बात सुनकर आकाश ने रवि का मजाक उड़ाते हुए उसे कहा, अच्छा अब तू मुझे चैलेंज कर रहा है। चल ठीक है, अगर तू अगले 10 घंटे में स्पॉन्सर ले आया तो मैं तेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़कर तुझसे माफी मांगूंगा। आकाश के बात सुनकर रवि हल्का से मुस्कुरा उठा और फिर बोला, चल ठीक है, पर मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं है। अगर तूने अपना वादा तोड़ दिया तो? रवि की बात सुनकर आकाश ने कहा, तुझे पता है कि पूरे कॉलेज में मैं अपनी दी हुई जुबान का पक्का माना जाता हूं। सच में पूरे कॉलेज में आकाश अपनी पक्की जुबान के लिए जाना जाता था। वो अपना हर वादा पूरा करता था। रवि ने फिर आकाश से कहा, चल ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। रवि ने आकाश का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। रवि अपनी बात बहुत ही आत्मविश्वास से कह रहा था। रवि का इतना कॉन्फिडेंस देखकर आकाश एक बार के लिए तो डर गया था, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर दिलासा दी कि रवि एक गरीब लड़का है। अगर क्लास में किसको भी स्पॉन्सर नहीं मिला तो इस गरीब को कहां से मिलेगा। क्लास पूरी होने के बाद रवि ने गाड़ी निकाली और श्रेया को पिक करने के लिए चला गया। जब रवि श्रेया की क्लास के बाहर पहुंचा तो वो वहां नहीं थी। उसकी दोस्तों ने रवि को बताया कि श्रेया तो कब की क्लास से निकल चुकी थी। रवि ने यह सुना तो वो कंफ्यूज हो गया। आज से पहले श्रेया कभी भी बिना बताए कहीं नहीं गई थी। रवि ने श्रेया को फोन लगाया पर उसका कॉल आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। अब रवि को श्रेया की चिंता होने लगी थी। श्रेया की सुरक्षा की जिम्मेदारी भले ही उसकी नहीं थी, पर उसका ड्राइवर होने के नाते उसका ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी थी। जब काफी देर तक रवि को श्रेया का पता नहीं चला तो रवि ने कॉलेज से बाहर जाकर श्रेया को खोजना शुरू किया। काफी देर तक श्रेया का कोई पता नहीं चला था। अब रवि को लगा कि श्रेया के पापा को इसके बारे में बता देना चाहिए। रवि ने जैसे ही अपना फोन उठाया तभी सामने से श्रेया का फोन आ गया। रवि ने जल्दी से फोन उठाया और श्रेया से पूछा, तुम कहां हो? ऐसे बिना बताए कहां चली गई थी? फोन के उधर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। रवि ने देखा कि फोन कट हो चुका था। रवि ने फिर से कॉल लगाया, लेकिन अब की बार फोन बंद बता रहा था। अब रवि को लगने लगा था कि पक्का श्रेया किसी मुसीबत में है। रवि ने फिर अपना फोन श्रेया के पापा को कॉल करने के लिए उठाया ही था कि इतने में सामने से किसी अनजान फोन से कॉल आया। फोन के उधर से एक भारी आवाज में एक आदमी बोला, मैं नहीं जानता कि तू कौन है और इसने तेरे को क्यों कॉल लगाया, लेकिन अगर तूने इसके बारे में पुलिस या किसी और को बताया भी तो इस लड़की की लाश मिलेगी। अगर इस लड़की की सलामती चाहता है तो मेरे दिए पते पर आ जा, और हाँ, कोई भी होशियार नहीं, वरना सही नहीं होगा। इतना बोलकर उसने कॉल रख दिया। रवि ने जब यह सुना तो वो दंग रह गया। यानी सोचा, आखिर श्रेया कहां है और वो आखिर कहां पर है। वो जब ये सोच ही रहा था कि इतने में उसके मोबाइल पर मैसेज आया। ये मैसेज उसको उस आदमी ने भेजा था। उसमें उसने एक एड्रेस भेजा था। रवि ने उस एड्रेस की देखा और सोचा कि पुलिस को इसके बारे में बता देना चाहिए, पर फिर उसे ख्याल आया कि अगर उन लोगों को इसके बारे में पता चला तो वो कहीं श्रेया को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये सोचकर रवि ने पुलिस को फोन नहीं करने का सोचा। रवि जल्दी ही दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। उसने देखा कि ये कोई पुरानी फैक्ट्री थी। रवि इधर उधर देखते हुए श्रेया को पुकार रहा था, पर उसका कोई पता नहीं चला। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। वो पीछे देख पाता, इतने में उसके चेहरे पर किसने काला कपड़ा डाल दिया। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। कुछ देर बाद जब रवि के चेहरे पर से पर्दा हटाया तो उसमें अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाया। उसने देखा कि उसके पास ही श्रेया को भी बांधा हुआ है। वो बेहोश थी। रवि ने श्रेया को पुकार कर उठाने की कोशिश की, पर श्रेया नहीं उठी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला
अंधेर कमरे में जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी कमरे में आई। रवि उस रोशनी में उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो आदमी धीरे धीरे रवि के पास आया। उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था। रवि उसको सही से नहीं देख पा रहा था, इसलिए रवि बोला, कौन हो तुम और हमें यहां क्यों लेकर आए हो? उस आदमी ने पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर एक कुर्सी लेकर आया और रवि के सामने कुर्सी लगाकर बैठ गया। फिर बोला, तुम मुझे कभी नहीं जान पाओगे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। रवि ये सुनकर बोला, तुम लोगों ने हमें किडनैप क्यों किया? क्या चाहते हो? रवि के बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और फिर बोला, मुझे तुम्हें किडनैप नहीं करना था। मैंने तो सिर्फ इस लड़की को किडनैप लिया था, लेकिन इस लड़की ने तुझे फोन करके तुझे ही फंसा दिया। हमें डर था कि कहीं तुम पुलिस को फोन न कर दो। ये बोलकर वो और जोर से हंसने लगा। रवि ने उस आदमी को जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अगर एक बार तुझे पता चला ना कि मैं कौन हूं, तू अपने आप मेरे पैरों पर गिरकर मुझे माफी मांगेगा। उस आदमी ने जब ये बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो बोला, तू तो एक कॉलेज का स्टूडेंट है, तू भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। अगर अपनी सलामती चाहता है तो मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना। रवि ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप हमको छोड़ दे, वरना क्या कर लेगा तू मेरा? तुझे तो अभी बताता हूं कि मैं कौन हूं और मुझसे इस तरह बात करने का नतीजा क्या होता है। ये बोलकर वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और अपने आदमियों को आवाज लगाकर बुलाया और बोला, इसकी जबान बहुत तेज चल रही है, इसको बता दो कि हमसे जबान लड़ान की कीमत के होती है। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि सभी गुंडे रवि की ओर जाने लगे। रवि को कोई डर नहीं लग रहा था। ये देखकर उन गुंडों का बॉस थोड़ा डर गया था, पर फिर भी कुछ बोला नहीं। जैसे ही उसके आदमी रवि को मारने दौड़े, तभी फैक्ट्री के दरवाजे के टूटने की आवाज आई। आखिर कौन आया था अभी? जैसे ही उस गुंडों ने रवि पर हमला करने की कोशिश की, तभी किसने दरवाजा तोड़ दिया। जब गुंडों के लीडर ने देखा कि कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया था, तो उसने अपने आदमियों को दरवाजे की तरफ जाकर उस आदमी को मारने के लिए कहा। जैसे ही सब गुंडे दरवाजे की तरफ उसको मारने के लिए गए, तभी उस आदमी के पीछे से करीब 5 हटे कटे आदमी बाहर आए और उन गुंडों को अपने एक ही पंच से एक एक करके सभी गुंडों को ढेर कर दिया। जब उन गुंडों के बॉस ने यह सब देखा तो वो डर गया। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। फिर उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो रवि हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। ये देखकर उस गुंडे को समझ आ गया था कि ये सब रवि के ही आदमी है। अब उसको और ज्यादा डर लगने लगा। उसे लगा कि अगर उसको अपनी जान बचानी है तो रवि के पैरों में गिरकर माफी मांग लेनी चाहिए। इतना सोचते ही वो रवि के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, सर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। रवि ये देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और उस गुंडे की तरफ देखने लगा। उस गुंडे ने देखा कि रवि उसकी तरफ देख रहा है तो उस समझने में देर नहीं लगी कि रवि क्या कहना चाहता है। वो जल्दी से खड़ा हुआ और उसने रवि को उस कुर्सी से खोल दिया और फिर वापस रवि के पैरों में गिर गया। रवि ने उसकी तरफ देखा और बोला, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम सच सच बताना होगा कि ये सब तुमने क्यों किया। रवि के बात सुनकर वो गुंडा चुप हो गया। वो सोचने लगा कि अगर उसने आज रवि को सच नहीं बताया तो रवि उसकी जान ले लेगा। उसे पता चल गया था कि रवि कोई बड़ा आदमी है और अगर उसने सब कुछ सही सही नहीं बता तो ना जाने उसके साथ क्या होगा। ये सोचते हुए वो बोला, सर मुझे ऐसा करने के लिए मिस्टर राहुल ने कहा था। रवि ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो दंग रह गया, क्योंकि राहुल और कोई नहीं श्रेया के अंकल थे। रवि ने मन में सोचा कि राहुल अंकल ने ऐसा क्यों किया होगा। इतने में श्रेया को होश आ गया। रवि ने देखा कि श्रेया होश में आ गई है तो वो जल्दी से उसके पास गया और उसको पानी पिलाया और बोला, तुम ठीक हो? श्रेया ने हाँ में जवाब दिया। और फिर जब उसने देखा कि वो गुंडा रवि के पैरों में गिरा हुआ है तो उसको थोड़ा अजीब लगा। उसने देखा कि उस गुंडे के सारे आदमी जमीन पर गिर हुए थे तो उसे और अजीब लगा। उसने रवि से पूछा, रवि ये सब क्या हुआ और इन सबको किसने मारा? रवि कुछ नहीं बोला। श्रेया ने जब फिर से देखा तो पता चला कि कुछ बॉडीगार्ड जैसे दिखने वाले आदमी दरवाजे पर खड़े हैं। उसको देखकर श्रेया को समझ में आ गया था
कि ये सब उनका काम है। श्रेया को लगा कि ये सब उसके पापा के आदमी हैं जो उसको बचने आए हैं। रवि ने श्रेया को जाने के लिए कहा। जब श्रेया वहां से चली गई तो रवि ने फिर से उस गुंडे की तरफ देखा और उसका नाम पूछा। उस गुंडे ने अपना नाम अमन बताया। तुम आज और अभी ये शहर छोड़कर चले जाओ और यहां पर जो भी हुआ उसके बारे में किसको मत बताना, और न ही तुम राहुल अंकल से कोई बात करोगे, नहीं तो मैं क्या करेगा तुम अच्छे से जानते हो, रवि ने अमन से कहा। रवि के बात सुनकर अमन ने तुरंत हां कर दी और फिर पीछे के दरवाजे से उस फैक्ट्री से निकल गया। जब रवि उस फैक्ट्री से निकला तो देखा श्रेया उसका गाड़ी में इंतजार कर रही है। रवि ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और श्रेया के घर की ओर बढ़ गया। पूरे रास्ते में एक अजीब से खामोशी थी। रवि ने खामोशी तोड़ते हुए बोला, तुम ठीक हो श्रेया? श्रेया ने जवाब में हां कहा। फिर श्रेया ने रवि से पूछा, वो गुंडा कौन था और मुझे किडनैप क्यों किया? रवि ने उसके जवाब में श्रेया से कहा, उसे कुछ नहीं पता। रवि ने श्रेया को उसके घर ड्रॉप किया और फिर अपनी हॉस्टल आ गया। रवि पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि राहुल अंकल ने ऐसा क्यों किया। मुझे पूरी बात जाननी ही होगी, कहीं फिर से राहुल अंकल ने श्रेया को फिर से कुछ किया तो। ये सोचते हुए परेशान हो रहा था। रवि जब अपनी हॉस्टल पहुंचा तो रवि ने देखा कि निखिल अभी भी जाग रहा था। तू अभी तक सोया नहीं की बात है, कहीं जीएफ से बात तो नहीं हो रही है नॉटी बॉय? रवि ने निखिल को चिढ़ाते हुए कहा। रवि की बात सुनकर निखिल ने रवि से कहा, नहीं यार, हमारे नसीब में जीएफ कहां। मैं तो बस ये सोच रहा था कि 24 घंटे पूरे होने में अब सिर्फ 9 घंटे ही बाकी है। निखिल की बात सुनकर रवि ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, किसने 9 घंटे बचे हैं? अरे यार, तू इतनी जल्दी भूल गया? आकाश का चैलेंज तो अच्छे से याद है, निखिल ने रवि से कहा। निखिल के बात सुनने के बाद रवि को समझ आया कि वो कॉलेज फ्रेशर पार्टी के स्पॉन्सर के बारे में बात कर रहा है। अरे यार, चिंता क्यों करता है? तेरा भाई अभी जिंदा है, मैं अभी स्पॉन्सर से बात करता हूं, रवि हंसते हुए कहा और अपना फोन लेकर वहां से बात करने के लिए थोड़ा दूर चला गया। रवि के बात सुनकर निखिल थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। इधर रवि ने अपना फोन सीधा अपने सिक्योरिटी हेड हरमनप्रीत को लगाया। हरमन जी, मेरा एक काम कर सकते हो? अभी अर्जेंट है, रवि ने कहा। हाँ हाँ जरूर, हरमन ने कहा। फिर रवि ने हरमन को स्पॉन्सर वाली सारी बात बताई और यह भी कहा कि कल 9 बजे तक यह काम करवा देना। रवि ने जब अपने सिक्योरिटी हेड को बोलकर कॉलेज पार्टी के लिए स्पॉन्सर मिल गया था। रवि अब सच जानना चाहता था कि राहुल अंकल ने श्रेया को किडनैप कर करवाया था। रवि इस मामले की पूरी जांच करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि श्रेया को फिर कोई मुसीबत में फंसे, इसलिए इस बार रवि चाहता था कि राहुल अंकल से बात करना ही ठीक रहेगा। अगली सुबह रवि की कॉलेज क्लासेस का टाइम 10 बजे था। रवि ने सोचा कॉलेज जाने से पहले राहुल अंकल से बात कर लेनी चाहिए। ये सोचकर उसने श्रेया की गाड़ी स्टार्ट की और श्रेया के घर की ओर निकल गया। रवि को इस टाइम यहां देखकर श्रेया थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसके कॉलेज का टाइम तो 10 बजे का था और रवि इतना जल्दी उसको लेने आ गया। रवि ने श्रेया से कहा, मुझे तुम्हारे राहुल अंकल से मिलना है, क्या तुम उनको बुला सकती हो? श्रेया ने सोचा कि शायद रवि सैलरी लेने आया होगा, इसलिए वो राहुल अंकल को बुलाने के लिए चली गई। जब श्रेया ने राहुल अंकल को बताया कि रवि आपसे मिलना चाहता है, तो राहुल ने भी यही सोचा यह कि रवि शायद सैलरी लेने आया होगा। राहुल अंकल ने अपनी जेब से 5000 RS निकाले और रवि को देते हुए बोला, ये लो तुम्हारी इस महीने के सैलरी। ये बोलकर जैसे ही राहुल अंकल जाने लगे तो रवि ने पीछे से उनको आवाज देते हुए रोका और कहा, राहुल अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या हम 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? राहुल अंकल ने जब ये सुना तो वो रुक गए और रवि की ओर देखते हुए बोले, क्या काम है जो बोलना है? यहीं पर बोलो। अंकल, कोई जरूरी काम है, अकेले में ही बात होगी, रवि ने कहा। राहुल अंकल ने कुछ सोचा और फिर दोनों गार्डन में चले गए। हाँ, क्या बोलना था? अंकल ने कहा। रवि ने अंकल की ओर देखा और बोला, आप अमन को जानते हो? अमन का नाम सुनते ही राहुल अंकल के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी अपने डर को छिपाते हुए वो रवि से बोले, कौन अमन? में किसी अमन को नहीं जानता
और ये सब मुझसे क्यों पूछ रहा है? अंकल, अभी कुछ भी छुपाने से कुछ नहीं होगा, मुझे सब पता है, जो आप श्रेया के साथ करना चाहते थे। रवि ने गुस्से में अंकल को देखते हुए कहा। रवि के बात सुनकर अंकल के चेहरे पर पसीने आने लगे, पर वो इतने जल्दी मानने वाले नहीं थे, इसलिए अंकल ने थोड़ा गुस्से में रवि की ओर देखा और बोले, क्या बकवास कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? कब से क्या बकवास किए जा रहे हो? अमन अभी मेरे कब्जे में है, रवि बोला। रवि की यह बात सुनकर अंकल का गुस्सा डर में बदल गया। रवि आगे बोला, आपने श्रेया को किडनैप क्यों किया? अंकल ने सोचा कि अभी सच को रवि से नहीं छुपाया जा सकता, इसलिए अंकल बोले, रवि बेटा, मुझसे गलती हो गई, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। दरअसल श्रेया हमारे पूरे खानदान की अगली वारिस थी, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी थी, पर मैं अपने बेटे को इस खानदान का वारिस बनाना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं श्रेया को मरवा दूं तो मेरा बेटा इस खानदान का वारिस बन जाएगा। रवि ने जब यह सुना तो वो एकदम हैरान हो गया। उसने सोचा नहीं था कि लालच रिश्तों को इतना कमजोर बना देगा। आजकल की दुनिया पैसा के पीछे इतना पागल है कि रिश्तों को ही भूल जाते हैं। मुझे माफ कर दो रवि बेटा, ये बात श्रेया के पापा को मत बताना, नहीं तो वो मुझे इस परिवार से निकाल देते। अंकल ने हाथ जोड़कर रोते हुए रवि से कहा। रवि ने यह बात सुनी तो सोचा कि इतनी आसानी से तो अंकल को नहीं जाने दिया जाना चाहिए, नहीं तो कहीं फिर से श्रेया को नुकसान ना पहुंचा दे। ये सोचकर रवि ने अंकल से कहा, अंकल आपने इतनी बड़ी गलती की है और आपको इस ही जाने दूं, आपको कुछ तो सजा देनी होगी। रवि, तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो दे दो, मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं, तुम बड़े भैया को कुछ मत बताना, अंकल ने रवि से कहा। रवि ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं श्रेया के पापा को कुछ नहीं बताऊंगा, आपको मैं जो सजा दूंगा वो मंजूर होनी चाहिए। रवि की बात सुनकर अंकल को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि ये दो कोढ़ी का ड्राइवर मुझे धमकी दे रहा है, इसको बर्बाद कर दूंगा। पर इस टाइम उससे लगा रवि की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। ठीक है रवि, तुम जो सजा दोगे वो सजा भुगतने को तैयार हूं, अंकल ने कहा। रवि को विश्वास नहीं हो रहा थे कि अंकल उसकी बात इतनी जल्दी मान जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद रवि ने अंकल की ओर देखते हुए कहा, अब से अगर आपने श्रेया को फिर से परेशान किया या नुकसान देने की कोशिश की तो मैं अमन की बात श्रेया की पापा से करवा दूंगा। इसलिए आपकी एक छोटी सी सजा है, आपको अगले 7 दिनों तक बेंगलुरु के सबसे बड़े होटल में एज अ वेटर काम करना होगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? अंकल ने गुस्से से रवि की ओर देखकर कहा। पर उनका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहा। उनको पता था कि उनके पास रवि की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हारी सजा मानने को तैयार हूं, अंकल ने रूखेपन से कहा और वहां से चले गए। अंकल से बात करने के बाद रवि वापस अपनी हॉस्टल चला गया। अगले दिन सुबह अलार्म के साथ रवि की नींद खुली। रवि जल्दी से तैयार होकर श्रेया को लाने के लिए चला गया। जल्दी ही दोनों कॉलेज भी आ गया थे। रवि ने कार पार्क की और अपनी क्लास में आ गया। जब वो क्लास में आया तो सभी लोग उसको ही घूर रहे थे। रवि को समझ आ गया था कि क्या मामला है। आपको अगर नोवेल अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और नोवेल को रेटिंग भी देना। आपकी रेटिंग मेरे लिए ये एक मोटिवेशन की तरह है। अब आगे क्या होगा? क्या होगा जब रवि के क्लासमेट्स को पता चलेगा कि रवि ने स्पॉन्सर को ला आया है? रवि जब क्लास में आया तो सभी लोग उसको घूर रहे थे। रवि को समझने में देर नहीं लगी कि क्या मामला है। तभी क्लास प्रेसिडेंट साक्षी रवि के पास आई और बोली, तुम्हारा टाइम पूरा हुआ और तुम स्पॉन्सर नहीं ला पाए। साक्षी की बात सुनकर रवि ने कुछ नहीं कहा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। आकाश, जिससे रवि ने चैलेंज किया था, उसको ये देखकर थोड़ा सुकून मिला कि रवि को स्पॉन्सर नहीं मिला, पर उसने साक्षी के सामने हीरो बनने के लिए रवि को गुस्से से देखा और बोला, रवि, ये क्या किया तुमने? अब हमारी क्लास की पूरी कॉलेज के सामने बेइज्जती होगी। अगर तुम स्पॉन्सर नहीं ला सकते थे, क्यों कहा कि मैं स्पॉन्सर ले आऊंगा? आकाश की बात सुनकर रवि ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठा रहा। ये देखकर आकाश का गुस्सा और बढ़ गया। वो रवि को मारने के लिए आगे आया ही था कि इतने में ही क्लास में प्रोफेसर आ गए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
प्रोफेसर ने कहा। फिर प्रोफेसर रवि की ओर देखने लगे। प्रोफेसर को अपनी तरफ घूरता देख रवि समझ गया था कि क्या बात है। बाकी स्टूडेंट्स ने भी ये नोटिस कर लिया था। हमारे कॉलेज के लिए फ्रेशर पार्टी के लिए हमें स्पॉन्सर मिल गया है और ये फ्रेशर पार्टी सिटी के सबसे बड़े होटल जैक ब्लू में होगी, प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को कहा। प्रोफेसर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट शॉक हो गए। किसको भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। होटल जैक ब्लू सिटी की सबसे बड़ी और महंगी होटल थी। अब स्टूडेंट्स और ज्यादा कानाफूसी करने लगे। क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि ये स्पॉन्सर को लेकर आया? प्रोफेसर ने सभी को चुप करवाते हुए कहा। जैसे ही प्रोफेसर ने इतना कहा, सभी स्टूडेंट चुप हो गया। सभी जानना चाहते थे कि स्पॉन्सर कौन लेकर आया। हमारे कॉलेज की इस पार्टी को स्पॉन्सर करने वाले और कोई नहीं, सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन प्रेम कश्यप है और ये स्पॉन्सर लाने वाला और कोई नहीं, हमारा रवि ही है। प्रोफेसर ने ये बात रवि की तरफ देखते हुए बोली थी। प्रोफेसर की बात सुनकर सब शॉक रह गए। किसको विश्वास नहीं हो रहा था कि रवि जैसा मामूली स्टूडेंट प्रेम कश्यप जैसे आदमी को स्पॉन्सर के लिए मना लेगा। सभी स्टूडेंट रवि की ओर देखकर फूस फूसाने लगे। लेकिन इस टाइम उस क्लास में आकाश को प्रोफेसर की बात सुनकर इतना बड़ा शॉक लगा कि उससे लगा इससे बुरा तो उसके साथ हो ही नहीं सकता। उसने एक बार फिर से प्रोफेसर से पूछा, सर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, जरा फिर से पता करो कि ये स्पॉन्सर रवि ही लाया है। क्या मतलब एच है तुम्हारा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है? मैंने खुद प्रेम कश्यप से बात की है, ये स्पॉन्सर रवि ही लेकर आता है। इतना बोलकर प्रोफेसर क्लास से बाहर चले गए। प्रोफेसर के वहां से जाते ही सभी स्टूडेंट रवि को सावलिया नजरों ने देखने लगे। सभी ये जानना चाहते थे कि रवि ने ये कैसे किया, पर रवि ने उन सब की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। आकाश को अब डर लगने लगा था। वो जल्दी से क्लास से बाहर जाना चाहता था। जब वो क्लास से बाहर जाने के लिए उठा ही था कि निखिल ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसने एक ताना मारते हुए कहा, इस क्लास में कल किसने ये कहा था कि अगर रवि स्पॉन्सर ले आया तो कोई उसके पैरों पर अपनी नाक रगड़ेगा? निखिल के इतना कहते ही क्लास के सभी स्टूडेंट आकाश की ओर देखने लगे। सभी को अपनी ओर देखता देख आकाश को पसीना आने लगा। निखिल की बात सुनकर रवि अपनी सीट से खड़ा हुआ और आकाश के पास आ गया। उसने आकाश से कुछ कहा नहीं था, पर आकाश समझ गया था कि रवि क्या कहना चाहता है। पर आकाश अपनी बदनामी नहीं होने देना चाहते था। उसे लगा कि अगर वो रवि को डरा देगा तो शायद रवि कुछ भी ना कर पाए। देखो रवि, मेरे अंकल इस कॉलेज में हेड पोस्ट पर हैं। अगर तुझे इस कॉलेज में रहना है तो उस चैलेंज को भूल जा। आकाश इतना बोलकर वहां से जाने लगा। उसे लगा कि रवि के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है, पर रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और उस वापस अपने सामने लेकर आ गया। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि रवि ऐसा कुछ भी कर सकता है। आकाश, तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस कॉलेज में जबान की बहुत कीमत है। अगर कॉलेज में ये बात बाहर आ गई तो तुम्हारी पर कॉलेज में बदनामी होगी। इससे अच्छा ये होगा कि तुम अपना वादा पूरा करो। इससे तुम्हारी बदनामी सिर्फ इस क्लास में ही होगी। रवि ने ये बात आकाश को ऑर्डर देते हुए बोली थी। रवि की ये बात सुनकर आकाश का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि रवि जो कहा रहा है वो सही है। उसे रवि पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने अपने मन में ये ठान लिया था कि रवि से वो इस बात का बदला जरूर लेगा। अब आकाश के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे आया और रवि के पास जमीन पर बैठ गया। साक्षी भी वहीं थी। आकाश ने साक्षी को वहां देखा तो उसका रवि पर गुस्सा और बढ़ गया, पर इस टाइम आकाश कुछ नहीं कर सकता था। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और रवि के जूतों पर अपनी नाक रखी और जल्दी से क्लास से बाहर आ गया। इस टाइम आकाश को रवि पर तेज गुस्सा आ रहा था। वो रवि से बदला लेना चाहता था। वो किसी भी हाल में रवि को ऐसे ही जाने देने वालों में से नहीं था। जब कॉलेज की क्लास पूरी हुई तो निखिल और रवि हॉस्टल में आ गए। निखिल को अभी तक समझ नहीं आ रहा थे कि रवि ने यह सब कैसे किया। हॉस्टल आकर रवि से यही पूछा, निखिल तू भी ना इतने सवाल क्यों कर रहा है? हमें स्पॉन्सर मिल गया, बस उतने में ही खुश रहो। रवि ने कहा, नहीं, तुझे बताना ही होगा कि तूने ये कैसे किया। अगर तूने नहीं बता तो निखिल ने मुंह फुलाते हुए कहा। निखिल की बात सुनकर रवि को लगा कि इसे कुछ बहाना बनाकर मनाना ही होगा। रवि बोला, अरे यार तू तो बुरा मान गया। अच्छा ठीक है, बताता हूं। अरे प्रेम कश्यप का बेटा मेरा बचपन का दोस्त था।
रवि की बात सुनकर निखिल को उस पर विश्वास नहीं हुआ, पर वो अब रवि से आगे कुछ नहीं पूछ पाया। रवि ने निखिल को बताया कि वो प्रेम कश्यप के बेटे को जानता था, पर निखिल को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो कुछ और नहीं पूछ पाया इसके बारे में। अगले दिन कॉलेज की फ्रेशर पार्टी थी। कॉलेज के सभी स्टूडेंट को होटल जैक ब्लू में पार्टी दी गई थी। जब कॉलेज में सबको पता चला कि पार्टी जैक ब्लू होटल में होगी तो किसको भी विश्वास नहीं हो रहा था। इससे ज्यादा उसको तब शॉक लगा जब उनको पता चला कि ये पार्टी रवि के स्पॉन्सर की तरफ से है। होटल जैक ब्लू एक बहुत बड़ा होटल था। वहां पर सिटी के बड़े बड़े लोग खाना खाने आते थे। पूरे शहर में उससे बड़ा होटल नहीं था। सभी इस पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड थे। इधर आकाश अपने घर में बहुत ही गुस्से में था। उसने कॉलेज से आने के बाद बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। वो रवि से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वो कैसे भी करके रवि को उसके किए की सजा देना चाहता था। वो रवि से उस पार्टी में ही बदला लेना चाहता था ताकि पूरे कॉलेज के सामने रवि की इंसल्ट कर सके। इधर रवि और निखिल भी कॉलेज पार्टी के लिए रेडी हो गए थे। रवि और निखिल दोनों श्रेया की गाड़ी में बैठे और श्रेया को लाने के लिए चले गए। दोनों ने फिर श्रेया को पिक किया और सीधे होटल जैक ब्लू आ गए। रवि और निखिल ने जैक ब्लू होटल के बारे में जितना सुना था वो तो उससे भी ज्यादा बड़ी और लग्जरी थी। निखिल को रवि पर अभी भी विश्वास नहीं था कि रवि ने ये पार्टी स्पॉन्सर करवाए हैं। श्रेया भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पार्टी इतने बड़े होटल में है। तीनों अपनी गाड़ी से उतरे और होटल के अंदर आ गए। पार्टी होटल के 3rd फ्लोर पर थी। तीनों लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। जब तीनों लिफ्ट से उतर रहे थे तभी रवि किसी से टक्कर आ गया। सॉरी, मुझसे गलती से लग गया, सॉरी मैडम, रवि ने उस लड़की से कहा। वो लड़की 25 साल के करीब की थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वो काफी अमीर भी लग रही थी, डायमंड का नेकलेस पहने। वो लड़की बहुत ही एटीट्यूड में लग रही थी। जब रवि उसे टकराया तो उस लड़की को गुस्सा आ गया। उसने रवि को खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। यू चीप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने के, बेशर्म भिखारी कहीं का, उस लड़की ने रवि को चिल्लाते हुए कहा। एक पल के लिए रवि को तो कुछ समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ। उसने ये जानबूझकर तो नहीं किया था, फिर इतना गुस्सा क्यों? फिर भी रवि को लगा कि शायद ये लड़की थोड़ी गुस्से वाली होगी, इसलिए उसने दोबारा उस लड़की से माफी मांग ली। ओ भिखारी, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा तुम्हें। इस होटल में आने किसने दिया? सिक्योरिटी, लड़की चिल्लाते हुए बोली। उस लड़की की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड आ गए। क्या हुआ मैडम? एक गार्ड ने कहा। तुम्हारी होटल की इतना नाम है, फिर भी तुम ऐसे लोगों को अंदर कैसे आने देते हो? उस लड़की ने रवि को घिन्न भरी नजरों से देखा। क्या हुआ मैडम, क्या किया इसने? एक गार्ड ने रवि को घूरते हुए कहा। यह लड़का मुझे टकराने के बहाने मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे था, लड़की ने रवि को घूरते हुए कहा। रवि और बाकी सभी लोग जो कि अब तक पार्टी हॉल में आ गए थे, जो कि सारे कॉलेज के स्टूडेंट ही थे। रवि ने जब यह सुना तो उसने सोचा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये जानबूझकर ऐसा क्यों कर रही है? कॉलेज के सभी लोग अब उस लड़की और रवि के बीच हो रहे इस हंगामे को ही देख रहे थे। रवि ने देखा कि अब मामला ज्यादा ही हो रहा है, तो उसने सफाई देते हुए कहा, मैडम आप क्या कर रही हैं? गलती से मैं आपसे टकरा गया था, उसमें आपको छेड़ने की बात कहां से आ गई? रवि की सपोर्ट करते हुए निखिल और श्रेया भी रवि की बेकसूर बताया, पर वो लड़की उन सब की कोई भी बात नहीं सुन रही थी। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूं। तुम लोग पहले लड़की से टकराते हो, फिर उससे बदतमीजी करते हो, उस लड़की ने रवि को डराते हुए कहा। रवि अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। तभी एक गार्ड रवि की ओर बढ़ा और रवि का हाथ पकड़कर उस अपनी ओर लेकर उसका कॉलर पकड़ लिया। आप क्या कर रहे हैं? उस गार्ड को ऐसा करते हुए देख रवि ने चिल्लाते हुए, तुम्हें इस होटल से बाहर निकल रहा हूं। तुमको पता भी है तुमने क्या किया है। तुमने प्रेम कश्यप की बेटी के साथ ऐसा किया है। जब सब लोगों ने गार्ड की यह बात सुनी तो उनकी जान तो मानो उनके गले में ही आ गई थी। रवि ने जब यह बात सुनी तो उसको भी डर लगने लगा था। तभी वहां पर उस होटल का मैनेजर आ गया। जब उसने गार्ड को रवि के साथ ऐसा करते हुए देखा तो उसने गार्ड को कहा, ये क्या कर रहे हो? कस्टमर से ऐसा कौन करता है? सर वो,
गार्ड ने सारी बात होटल के मैनेजर को बता दी। जब मैनेजर ने ये बात सुनी तो उसको भी रवि पर गुस्सा आ गया। ये तूने क्या किया, तू जानता भी है, तूने आरती मैडम से पंगा लिया है, अब देखना तेरा क्या हाल होता है। ये बोलकर वो रवि को उस रूम से बाहर ले गया। उसके पीछे पीछे वो गार्ड और आरती भी आ गई। इधर आकाश ने जब देखा कि रवि को मैनेजर वहां से ले गया तो वो बहुत खुश ही रहा था। उससे लगा कि उसने बिना कुछ किए ही रवि से उसकी इंसल्ट का बदला ले लिया है। आज सबके सामने रवि की इंसल्ट ही गई थी। इधर रवि को मैनेजर ग्राउंड फ्लोर पर के आया था। रवि ने मैनेजर को समझाते हुए कहा, मैनेजर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था और मैंने मैडम से माफी भी मांग ली थी। पर मैनेजर उसकी एक नहीं सुन रहा था। उसे लग रहा था उसने अगर रवि को ऐसे ही जाने दिया तो शायद आरती ये सब अपने पापा प्रेम कश्यप को बता ना दे। ये उसके होटल के लिए बुरा हो सकता था। रवि को जब मैनेजर ने एक टेबल पर गिरा दिया तो रवि को भी गुस्सा आ गया और रवि मैनेजर को एक थप्पड़ लगा दिया। जब मैनेजर को थप्पड़ लग तो उसका गाल लाल हो गया। रवि ने उसको बहुत तेज और खींचकर थप्पड़ लगाया था। मैनेजर इससे कुछ दूर जाकर गिर गया। जब आरती, जो प्रेम कश्यप की बेटी, ने देखा कि रवि ने मैनेजर को थप्पड़ लगा दिया था तो उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ था। ये होटल उसके पापा का था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपने पापा को फोन लगा दिया। जब उसने पापा को फोन पर सारी बात बताई तो उसके पापा ने आरती से रवि के बारे में पूछा। दरअसल प्रेम कश्यप कभी भी किसको भी बिना उसके बैकग्राउंड को जाने या ऐसे ही किसको कुछ नहीं करता था। वो एक बहुत बड़ा आदमी था। वो कभी भी बिना छानबीन के कभी भी कोई कदम नहीं उठाता था। जब प्रेम कश्यप ने उसकी बेटी से रवि के बारे में पूछा तो उसकी बेटी को रवि के बारे में कुछ नहीं पता था। ओ भिखारी, तुम्हारा नाम क्या है? आरती ने रवि से पूछा। तुमको क्या करना है? मेरे नाम से क्या करोगी? मुझे गुंडों से पिटवाना चाहती हूं? रवि ने मुस्कुरा कर पूछा। जब प्रेम कश्यप ने रवि की आवाज सुनी तो उसको वो आवाज पहले कभी सुनी हुई लग रही थी। आरती, उससे उसका नाम अच्छे से पूछो, ये क्या बर्ताव है? प्रेम ने गुस्से से अपनी बेटी को कहा। आरती को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा रवि का नाम जानकर क्या करेंगे और साथ में को उसके लिए अपनी बेटी को इस गुस्से डांट भी रहे हैं। आपका नाम क्या है? आरती ने इस बार रवि से अच्छे से पूछा था, पर उसके मन में रवि के लिए गुस्सा था। जैसे ही प्रेम कश्यप ने रवि का नाम सुना, उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। उसको याद आया कि एक दिन पहले ही उससे किसने रवि के बारे में बताया था और यह पार्टी को स्पॉन्सर करने को कहा था। आज रवि भी वहां था। जब प्रेम को यह पता चला तो उसके डर के मारे पसीने आने लगे। जब अपने पापा का कोई जवाब नहीं आया तो आरती को लगा उसके पापा ने फोन रख दिया है। वो अभी आ रहे होंगे ये सोचकर जैसे ही वो रवि को ये कहने के लिए मुड़ी, इतने में मैनेजर को अभी भी गिरा हुआ था। उसने रवि को मारने के लिए अपना हाथ उठाया पर रवि पीछे हो गया और वो फिर से आरती से टकरा गया और आरती का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। इससे उसका फोन भी टूट गया। जब रवि ने देखा कि आरती नीचे गिर गई है तो वो आरती को उठाने के लिए आगे बढ़ा, पर आरती ने उसे अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। इधर जब प्रेम कश्यप ने देखा कि उसके बेटी ने अपना फोन रख दिया है तो उसने वापस फोन लगाया पर फोन बंद आ रहा था। प्रेम उसको सब बताना चाहता था। उसको लगा अब तो उसका काम खत्म। उसको अब डर लग रहा था। वो उसे बता देना चाहता था कि रवि के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगो, नहीं तो वो उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने की ताकत रखता है। अपनी बेटी का फोन ना लगता देख उसके पापा ने जल्दी ने अपने ड्राइवर को गाड़ी निकलने के लिए कहा। फिर दोनों होटल के लिए निकल गए। इधर जब मैनेजर ने देखा कि रवि ने आरती को फिर से नीचे गिरा दिया है तो उसको गुस्सा आ गया, पर वो रवि को अच्छा सबक सिखाना चाहता था। उसको ये मौका अच्छा लगा, इसलिए उसने जल्दी ने पुलिस को फोन लगा दिया। इधर जैसे ही रवि ने देखा कि मैनेजर ने पुलिस को फोन लगा दिया तो एक पल के लिए वो भी डर गया। उसे डर इस बात का था कि कहीं आरती ने उस पर कोई गलत कैसे डाल दिया तो वो क्या करेगा। उसकी फैमिली भी उसकी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि वो फैमिली पावर का इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वादा पूरा ना ही जाए। रवि ये सब सोच ही रहा था कि इतने में होटल के बाहर 2-3 पुलिस की गाड़ियां आ गईं। जैसे ही मैनेजर ने देखा कि पुलिस आ गई है तो वो जल्दी से पुलिस के पास गया और उनको रवि के खिलाफ भड़काने लगा।
वो रवि पर गलत गलत इल्जाम लगा रहा था। आरती भी उसका साथ दे रही थी। पुलिस ने जब सारी बात सुनी तो उसको भी गुस्सा आ गया। पुलिस वाला जानता था कि आरती कौन है। उसको लगा कि अगर आरती को नाराज किया तो प्रेम कश्यप को नाराज किया, इसलिए वो रवि की ओर बढ़े। जैसे ही वो रवि की कॉलर पकड़ने ही वाले थे, इतने में पीछे से आवाज आई, इंस्पेक्टर वहीं रोक जाओ, अगर एक और कदम भी आगे बढ़ाया तो देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। जब इंस्पेक्टर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो शॉक्ड रह गया। पीछे प्रेम कश्यप ही खड़े थे, पर इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि प्रेम कश्यप ने उसको रुकने के लिए क्यों कहा था। शायद उसको लगा वो इस मामले को खुद निपटाना चाहते थे, इसलिए पुलिस वाला वहां से पीछे हट गया। जब पुलिस वाला पीछे हटा तो प्रेम कश्यप रवि के ओर बढ़ा और उसको कुछ कहने ही वाला था कि रवि ने उसको कुछ इशारा किया। प्रेम सब समझ गया। उसको पता था कि रवि अपनी पहचान किसको नहीं बताना चाहता था, नहीं तो प्रेम कश्यप अभी रवि को यंग मास्टर बोलने ही वाले थे। जब प्रेम कश्यप ने देखा कि रवि के चेहरे पर खून आ रहा है तो उसका लगा अब तो उसकी होटल तो गया, साथ ही उसकी बेटी के साथ कुछ भी ही सकता है। वो इस पूरी बात को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। रवि पर किसने हाथ उठाया था? प्रेम ने वहां पर खड़े लोगों के ओर देखते हुए कहा। जब मैनेजर ने सुना कि प्रेम उसके बारे में ही पूछ रहे हैं तो उसको लगा वो मैनेजर को रिवॉर्ड देने वाले हैं, क्योंकि उसने उसकी बेटी का सपोर्ट किया है। सर, ये मैंने किया था, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए प्रेम से कहा। जब प्रेम ने देखा कि मैनेजर ये बात बोलते हुए हंस रहा था तो उसका दिमाग और खराब हो गया। अगले ही पल पूरे हॉल में चांटों की आवाज आने लगी। प्रेम ने मैनेजर को थप्पड़ लगाने शुरू कर दिया। जब मैनेजर ने देखा कि प्रेम उसको थप्पड़ लगाए जा रहे थे तो वो रोने लगा। जब आरती ने देखा कि उसके पापा रवि के बजाय मैनेजर को मार रहे तो उसको कुछ समझ नहीं आया। पापा, आप ये क्या कर रहे हो? आप इस भिखारी के लिए अपने मैनेजर को मार रहे हो, आरती ने चिल्लाते हुए पापा से कहा। जब प्रेम ने अपनी बेटी की बात सुनी तो उसे लगा कि अब उसके परिवार को कोई नहीं बचा सकता। अगर रवि को गुस्सा आ गया तो कुछ भी हो सकता था। तभी फिर से हॉल में चांटों की फिर से आवाज आने लगी। इस बार चांटे आरती के गाल पर पड़े थे। आरती को एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आया। उसके पापा उसको भी कभी थप्पड़ मार सकते हैं। वो अपने पापा की सबसे लाडली बेटी थी। इधर प्रेम भी आरती को थप्पड़ नहीं मारना चाहता था, पर उसकी भी मजबूरी थी। वो अपनी बेटी के लिए रवि को नाराज नहीं करना चाहता था। जब प्रेम कश्यप ने अपनी बेटी के मुंह से रवि के बारे में गलत सुना तो उसे लगा कि अब तो उसको और उसकी बेटी को कोई नहीं बचा सकता, इसलिए उसने अपनी बेटी को थप्पड़ लगा दिया। जब आरती ने देखा कि उसके पापा ने उसको थप्पड़ लगा दिया तो एक बार तो उसको भी विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने चिल्लाते हुए अपने पापा को कहा, पापा, आपको हो क्या गया तो है? आप इस आदमी के लिए अपनी बेटी पर हाथ उठाया है। आपने सच में ऐसा किया है, वो भी इस भिखारी के लिए। जब प्रेम कश्यप ने देखा कि अब रवि को और गुस्सा आया तो कुछ भी हो सकता था, वो अपनी बेटी को कैसे भी चुप करवाना चाहता था। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे रवि और बाकी लोगों से दूर ले गया। तुम जानती भी हो जिससे तुम इस तरह बात कर रही हो वो कौन है? वो रवि अग्निहोत्री है, अग्निहोत्री एंड कंपनी का होने वाला वारिस। प्रेम ने अपनी बेटी को बताया। जब आरती ने यह सुना तो उसको भी चक्कर आने लगे, पर वो ये भी नहीं जानती थी कि अग्निहोत्री परिवार की ताकत कितनी है। जब उसके पापा ने उसको अग्निहोत्री परिवार के बारे में बताया कि वो कश्यप फैमिली को कभी भी बर्बाद कर सकता है तो आरती का तो दिल ही बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब उसे लगा कि रवि के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगनी चाहिए। उसने आव देखा ना ताव झट से रवि के पैरों में गिरकर रोने लगी और माफी मांगने लगी। जब होटल के स्टाफ और वहां के लोगों ने देखा कि होटल के मालिक की बेटी एक गरीब से दिखने वाले आदमी के पैरों में गिरकर माफी मांग रही है तो उनको कुछ समझ नहीं आया। सर, मुझे माफ कर दो प्लीज सर, मुझसे गलती हो गई, आरती ने लगभग रोते हुए कहा। रवि अब होटल में कोई इश्यू नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने आरती को माफ कर दिया। पर वो मैनेजर की ओर बढ़ा और उसने मैनेजर को वहां से उठाया और प्रेम को कहा, आप अब इसके साथ क्या करेंगे ये मैं आप पर निर्भर करता है। मुझे अब कोई नया इश्यू नहीं चाहिए और पुलिस को भी यहां से जाने को बोलो। प्रेम ने पुलिस को वहां से जाने के लिए बोल दिया, पर प्रेम कश्यप रवि को नाराज नहीं कर सकता था।
वो इस छोटी से गलती के कारण रवि से अपने रिश्ते नहीं बिगड़ना चाहता था। वो रवि को अपनी तरफ करना चाहता था। वो रवि के पास गया और उससे बोला, सर आपने हमें माफ तो कर दिया है, पर मैं और मेरी बेटी इस माफी के लायक नहीं थे, इसलिए मैं आपको के गिफ्ट देना चाहता हूं, प्लीज मना मत करना। रवि कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहता था, पर प्रेम के इतने रिक्वेस्ट पर वो मान गया। प्रेम ने अपना फोन निकाला और अपने अकाउंटेंट को फोन किया। कुछ ही देर में उसका अकाउंटेंट वहां आ गया। उसने कुछ पेपर्स प्रेम को दिए और बोला, सर ये इस होटल के पेपर्स हैं, अब से ये होटल मैंने आपके नाम कर दिया है। रवि ने जब ये सुन तो वो शॉक्ड हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी होटल कोई ऐसे ही किसको गिफ्ट कैसे दे सकता है। वो इतना बड़ा गिफ्ट नहीं लेना चाहता था, पर उसने प्रेम को पहले ही हां बोल दिया था, इसलिए रवि ने माना नहीं किया। कुछ ही देर में सारी होटल का मालिक रवि हो गया था। प्रेम को लगा इस गिफ्ट से शायद रवि और उसके रिश्ते सही हो जाएंगे। जल्दी ये पूरा मामला सही हो गया। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। रवि अब वापस जाना चाहता था, पर उसे लगा अब पार्टी में जाने का कोई फायदा नहीं है। वो पार्किंग में गया और श्रेया की गाड़ी में जाकर बैठ गया और श्रेया और निखिल का इंतजार करने लगा। जब पार्टी खत्म हो गई तो श्रेया और निखिल जब अपनी गाड़ी की ओर आए तो देखा कि रवि पहले से वहां पर मौजूद था। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि रवि यहां कैसे, पर वो रवि को इस बारे में बात करके परेशान नहीं करना चाहते थे। जब रवि ने गाड़ी स्टार्ट के और वहां से निकलने ही वाला था कि इतने में गाड़ी के सामने आकाश और उसके दोस्त आ गए। रवि को समझ आ गया था कि वो वहां पर उसका मजाक उड़ाने आए थे। आकाश रवि के गाड़ी के पास आया और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्यों रवि, आज तो तेरी खूब पिटाई हुए होगी, तुझे गार्ड ने बहुत मारा भी होगा, बेचारा अपनी स्पॉन्सर्ड पार्टी में खुद की बेइज्जती करवा ली। ये बोलकर वो सभी लोग हंसने लगे। रवि उसने बहस नहीं करना चाहता था। रवि चाहता तो वो आकाश को वहीं गार्ड ने इस होटल से बाहर निकलवा सकता था। वो होटल उसका जो हो चुका था। रवि जैसे ही वहां से गाड़ी लेकर निकलने वाला था, इतने में ही पीछे से एक आवाज आई, सर रुकिए। ये आवाज आरती की थी। वो रवि से फिर से माफी मांगना चाहती थी। वो रवि के पास आए और बोली, सर आज की गलतफहमी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे माफ कर देंगे तो मुझे फिर कोई गिल्ट नहीं रहेगा। रवि अभी उससे ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आरती उसके दोस्तों के सामने उसके बारे में कुछ और भी कहे, इसलिए उसने आरती को माफ कर दिया और गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। जब आकाश ने देखा कि प्रेम कश्यप की बेटी रवि से माफी मांग रही थी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वो आरती के पास गया और बोला, आरती जी, आपकी कोई गलतफहमी हुई होगी। रवि तो हमारे कॉलेज में पढ़ने वाला एक फटीचर है, आप उसको सर बोल रही हैं और माफी भी मांग रही है। प्रेम कश्यप की बेटी को यह सब शोभा नहीं देता। आकाश की बात सुनकर आरती ने अपने मन में सोचा कि अगर इसको रवि का सच पता चला तो इसकी क्या हालत होगी। ये तो गया, उसको सच का पता ना हो तो ही अच्छा है। तुमसे मतलब मैं उनको सॉरी बोलूं? या सर एक बात सुन लो, अगर आगे से तुम लोगों ने रवि सर को परेशान किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरती ने इतना कहा और आकाश के गाल पर एक थप्पड़ लगा। वहां ने चली गई। आकाश को विश्वास नहीं हुआ कि आरती उसे रवि के लिए थप्पड़ मार देगी। अब उसे रवि पर और भी गुस्सा आ रहा था। आरती अब सोच रही थी कि अगर रवि से उसकी दोस्ती हो गई और उसने रवि से शादी कर ली तो उसकी तो लाइफ सेट ही जाएगी। वो रवि से अपनी बात आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही थी। ये उसके और उसके परिवार के लिए एक अच्छा मौका था अग्निहोत्री परिवार से अपने रिश्ते और मजबूत करने का। रवि जब होटल से निकला तो आरती ने उससे दोस्ती करने का प्लान बना रही थी। इधर जब रवि श्रेया को अपने घर छोड़कर रवि और निखिल हॉस्टल आ गए। निखिल को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि रवि होटल वाली सिचुएशन से बाहर कैसे आया। प्रेम कश्यप की बेटी उसे सर क्यों कह रही थी। निखिल ने जब रवि से पूछा तो रवि ने उसे लंबी कहानी है ऐसा बोलकर टाल दिया। निखिल अब रवि से और कुछ नहीं पूछ पाया। अगले दिन जब रवि श्रेया को लेने के लिए उसके घर क्या तो पता चला कि श्रेया आज कॉलेज नहीं जाने वाली है। रवि अकेला ही कॉलेज के लिए निकल गया। जब रवि कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि रवि ने सड़क के किनारे कुछ भीड़ देखी। रवि ने जब जाकर देखा तो एक आदमी एक लड़की और एक महिला को परेशान कर रहे थे।
और बाकी लोग सड़क पर उनकी वीडियो बना रहे थे। रवि ने देखा कि वो लड़की करीब 20 साल की थी और महिला देखने में उसकी मां लग रही थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत भी थी। रवि तो उसको एक बार के लिए देखता ही रह गया। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, तुम माँ बेटी को समझ नहीं आ रहा कि तुमने दोनों ने मेरी इतनी महंगी गाड़ी को तुम्हारी इस स्कूटी से स्क्रैच लगा दिया है। ये गाड़ी कितनी महंगी है, मुझे इसके 1 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहां से नहीं जाने दूंगा। तभी वो लड़की बोली, देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपकी गाड़ी हमारी स्कूटी से आकर टकरा गई थी और आप हमसे पैसे मांग रहे हो। आप जानती भी हैं ये गाड़ी किसकी है। अगर इस गाड़ी के मालिक को पता चला तो वो आपके साथ क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस आदमी ने गुस्से से उन दोनों को देखते हुए कहा। रवि उस लड़की को देखकर कुछ अजीब से फील कर रहा था। वो उस लड़की के साहस से बहुत प्रभावित हो गया था। रवि उसे इस मुसीबत से बचाना चाहता था, पर कैसे, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उस आदमी ने किसको फोन लगा दिया और बोला, मैडम किसने आपकी गाड़ी को डैमेज कर दिया है और वो पैसे देने से भी मना कर रही है। मैंने उनको आपके बारे में भी बताया, फिर भी वो पैसे नहीं दे रही है। उधर से आवाज आई, तुम अभी कहां हो? मैंने बोला था ना कि 10 मिनट में गाड़ी लेकर आओ। मैडम मैं अभी पार्लर के आगे ही हूं, आप आ जाइए, मैं गेट के बाहर के हूं, उस आदमी ने कहा। वो आदमी देखने में उसका ड्राइवर था। तभी वो लड़की खड़ी हुई और बोली, मुझे किसी से डर नहीं लगता। बोला तो अपनी मैडम को हमारी कोई गलती ही नहीं है, तो हम क्यों दे पैसे। लड़की ने इतना कहा ही था कि पीछे से किसने उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। वो और कोई नहीं उस गाड़ी के मालिक थी। वो फिर से उस लड़की को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि इतने में किसने उसका हाथ पकड़ लिया। वो और कोई नहीं रवि ही था। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं मैडम। एक तो आपके ड्राइवर के गलती के कारण इनको इतना परेशानी हुई और आप इनको डराकर पैसे भी लेना चाहती हो। रवि ने गुस्से से उस महिला को कहा, तुम कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं और तुम जैसे भिखारी को जानने की जरूरत भी नहीं है। उसने रवि को घूरते हुए कहा, मुझे आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप ऐसे ही किसको परेशान नहीं कर सकते, रवि ने उस महिला से कहा। इधर जब उस महिला और लड़की जो थप्पड़ खाने के बाद नीचे गिर गई थी, उसने देखा कि रवि उस अमीर महिला से उनके लिए पंगा ले रहा था। रवि ने उस अमीर महिला से जोर से बोलते हुए कहा, आप चाहे कोई भी हो, आप अपनी हद में रहो, आप अमीर हो, उसका मतलब किसको भी परेशान करोगी। वो अमीर महिला रवि की आंखें देखकर ही डर गई थी। वो उसे सबक तो सीखना चाहती थी, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई, पर उसने अपने मन में रवि से बदला लेने का सोच लिया था। जब वो महिला वहां से चली गई तो रवि ने उस लड़की की मां को वहां से उठाया। उसने रवि को थैंक यू कहा। उस लड़की ने भी रवि को थैंक यू कहा। रवि उसके लिए अपने दिल में फीलिंग्स महसूस कर रहा था, जो उसने आज से पहले किसी भी लड़की के लिए महसूस नहीं की थी। वो आज भी सिग्नल था। वो प्यार जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, पर उस लड़की को देखकर रवि को कुछ अलग सा लगा। रवि ने उनकी स्कूटी की सही किया और वहां से कॉलेज के लिए निकल गया। रवि जल्दी से अपनी क्लास में गया। वो आज उस तमाशे की वजह से काफी लेट भी हो गया था। रवि जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी क्लास में प्रिंसिपल आए। उनके साथ कोई था। रवि ने जब उसको देखा तो उसको लगा उसने उसे कहीं देखा है। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि रवि तो उसकी ओर देखते ही रह गया। वो वही लड़की थी जिसको रवि ने सड़क पर हेल्प की थी। रवि ने उसे अब जाकर गौर से देखा था। सच में वो बहुत खूबसूरत थी। वो काफी सिंपल कपड़ों में भी बहुत जच रही थी। रवि उसकी इसी बात पर उस पर फिदा हो गया था। ये क्लास में न्यू स्टूडेंट है, इनका नाम है मोनिका में प्रिंसिपल ने सबको बताया। ये बोलकर प्रिंसिपल वहां से चले गए। रवि अभी भी उसकी ओर देख रहा था। जब मोनिका ने देखा कि सभी स्टूडेंट उसकी घूर रहे हैं तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी, पर जब उसने देखा कि रवि भी वहां पर है तो वो खुश हो गई थी। रवि उसको अपनी तरफ आता देख डर गया था। हेलो, मुझे पहचाना? मैं मोनिका, आज ही मिले थे हम, उस लड़की ने रवि की ओर देखते हुए कहा। रवि ने भी हां में अपना सिर हिला दिया। वो तो मोनिका को देखकर ही पागल सा हो गया था। रवि से आज से पहले ऐसा कभी भी किसी भी लड़की के लिए फील नहीं किया था। तो आज से हम फ्रेंड्स, मोनिका ने कहा। हां जरूर, रवि ने कहा।
जब क्लास के बाकी लड़कों ने रवि को मोनिका से बात करते और उससे हाथ मिलते हुए देखा तो वो बहुत ही जेल्स फील कर रहे थे। मोनिका भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अब आगे क्या होगा? क्या रवि और मोनिका की जोड़ी बन पाएगी? क्या होगा जब रवि को उसके भाई के 18 बर्थडे के बारे में पता चलेगा?